आप में से बहुत से बच्चों ने राफ्टिंग तो की ही होगी। राफ्टिंग करते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है जो होता है, जिस पे शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। जो मैं यहाँ पर तुमको बताना चाह रहा हूँ उसे देखते हैं जरा। कि अगर हमारे रिवर, जैसे ये वीडियो में है, ये जा रही है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, है ना। तो मैंने ये एरो मार्क कर दिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई रिवर। और हम राफ्टिंग कर रहे हैं किसी ये बोट में, एक येलो कलर की बोट, या मैं येलो ही ले लेता हूँ, येलो कलर की बोट है। और बोट यूजुअली ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है ना। और इसमें हम मजे से पांच छह बच्चे अपने फ्रेंड्स राफ्टिंग करते हुए आगे जाते हैं। अच्छा, क्या ये बोट इस डायरेक्शन में कभी हो सकती है? मतलब तुम सब ऐसे बैठे हो और पानी उधर जा रहा है और बोट भी इधर जाए, इज दिस पॉसिबल? तो यूजुअली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये जो कंडीशन है जो मैंने दूसरी बार बनाई, तुम्हारी बोट और फ्लो ऑफ वाटर कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा। होता है या नहीं होता? तो ऐसा क्यों होता है? मतलब हमारी बोट अलाइन कैसे रहती है पानी से, और हम अगर ऐसा करना चाहें तो क्यों नहीं हो पाते? तो जैसे ही यहाँ पर आता है एक कॉन्सेप्ट, टॉर्क का कॉन्सेप्ट। क्या? कि जैसे ये जो बोट है, इस बोट ने अपने आप को तिरछा किया थोड़ा फ्लो ऑफ वाटर के अगेंस्ट, तो ये जो वाटर है ये इस पे एक फोर्स लगाता है। क्या करता है? ये एक फोर्स लगाता है जो इस बोट को इस वापस डायरेक्शन में अलाइन करने में हेल्प करता है। तो हमारी बोट मोस्टली इस फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन में ही रहने वाली है, चेंज नहीं होगा। चेंज करेंगे तो वापस से वो अपनी इसी स्टेट में आ जाएगी जहां पर वो अलाइन करेगी अपने आप को पानी के साथ। अब आप पूछोगे यहाँ पर ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, हेडिंग तो कुछ और थी लेक्चर की। अरे, आज हमें यही पढ़ना है कि अगर इस बोट की जगह एक डाइपोल ले लिया जाए और ये पानी की जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली जाए, तो डाइपोल पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बस ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, और ये जो टॉपिक है ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं निखिल काम्बोज और स्वागत है आपका एडुग्राम के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, डाइपोल देखो, चार्ज है, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ये डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो दो तीन बटरफ्लाई वाला डायग्राम है, ये तो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है तो क्या होगा? इस पे टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा। टॉर्क लगेगा तो कितना लगेगा, फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, ये हमें आज डिस्कस करना है। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करना है कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कितनी होती है इन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एग्जांपल मैंने तुम्हें पीछे दिखाया बोट वाला, इसमें अगर हम देखें तो ये बोट अपने आप को अलाइन ही इसलिए करती है ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। ये कभी भी परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, हमेशा हमेशा अलाइन ही रहती है। क्या? ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। नेचर में हर ऑब्जेक्ट अपने आप को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेज पे रखना चाहता है। इससे पहले हम 6 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो अभी तक नहीं देखे, अगर आपको पुराना नहीं आता तो पहले उन्हें देखिए, उसके बाद यहाँ आइए और लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहले एक डायग्राम समझते हैं। ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है मैं इसे रिक्रिएट कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, और इसको समझने की कोशिश करना है। तो मैं वापस सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ जो मैंने पीछे रिवर के लिए बनाई थी। तो दिस ब्लू लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम में डॉटेड लाइन से मैंने इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा है। और एक डाइपोल लेता हूं, एक डाइपोल जिसका कि माइनस क्यू चार्ज इधर और प्लस क्यू चार्ज इधर, मर्जी है कैसे भी ले सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि ऐसे ही लो। ये मैंने एक डाइपोल ले लिया।
डाइपोल का नाम दे दिया ए बी, कंसिडर अ डाइपोल ए बी। डायग्राम से देखते रहना, हाँ मैं वही डायग्राम यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आता रहे। ये ए बी एक डायग्राम है, इसका सेंटर है ओ। ठीक है, अच्छा ओ से कोई लाइन हमारी पास नहीं हो रही, मैं एक लाइन भी पास करा लेता हूँ, दिस। ठीक है, these blue lines are representing the electric field lines, yellow line is representing the dipole। डाइपोल की डायरेक्शन आपको पता है क्या डायरेक्शन है, माइनस से प्लस। तो आई कैन से मेरा जो एक डाइपोल है, वेक्टर अगर मैं डाइपोल बनाऊं तो इट इज फ्रॉम ए टू बी, ये मेरा डाइपोल हो गया वेक्टर पी। और इस O से, सेंटर O से E की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। दोनों के बीच में कितना एंगल, लेट्स से अभी फिलहाल के लिए कोई थीटा एंगल बन रहा है, यही डायग्राम में बना है। तो एक डाइपोल लिया, उस डाइपोल को उस डाइपोल को प्लेस कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ए बी का डिस्टेंस वही 2a जो हमारा रहता ही है पिछले सारे डेरिवेशन में, हम यहाँ पर भी वही रखते हैं 2a। अब देखो, अगर इस डाइपोल को यहाँ रखा है, एक चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, चलो मैं पहले यही देखता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी कैसे होगी, ठीक है, ताकि तुम्हें ज्यादा समझ में आए। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर हो जाती है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इधर नीचे की तरफ कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, या फिर हो सकता है ऊपर की तरफ कुछ नेगेटिव चार्ज रहा हो, तभी तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइंस जा रही हैं, और तो कोई मकसद है नहीं ना, यही होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने का। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्या इस पे एक फोर्स लगना चाहिए इधर की तरफ को, क्या यहाँ इस नेगेटिव चार्ज पे एक अट्रैक्शन आना चाहिए पॉजिटिव की वजह से, बिल्कुल आना चाहिए, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ ए कह देता हूं इसको। यहां पर भी मेंशन है एफ, सिर्फ एफ से मेंशन है, एफ इक्वल टू माइनस क्यू, जो नीचे की तरफ आ रहा है माइनस क्यू। यहाँ पर ये एंगल, ये रोटेशन बना रखा है, उसको बाद में देखेंगे, अभी नीचे की तरफ तो क्लियर है। ऐसे ही ये बी वाला पॉइंट जहां पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, एफ बी कह देता हूँ, बी वाले पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, क्यों भाई पॉजिटिव चार्ज है, उसे नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, यानी ये कह लो नीचे वाला पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, तो दूर जा, दूर भाग गया, तो एफ भी ऊपर की तरफ भाग रहा है। लेकिन ये तो कनेक्टेड है, ए और बी कनेक्टेड है, एक ही मॉलिक्यूल है ये, तो ये ऐसा तो है नहीं ना कि पॉजिटिव वाला दूर टूट के चला जाएगा, नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये अलाइन हो जाएंगे। एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, बोथ द फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। कैन यू सी दिस, एफ ए एंड एफ बी आर एंटी पैरेलल, एफ ए एंड एफ बी आर एंटी पैरेलल है। एक तो क्या इक्वल भी है, यस इक्वल भी है, क्योंकि इस पे कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स। और फील्ड मेरी यूनिफॉर्म है, तो जितनी फील्ड ए पर है उतनी ही फील्ड बी पर रहने वाली है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एफ ए एंड एफ बी आर एंटी पैरेलल, इक्वल, एंटी पैरेलल एंड इक्वल, एंड एक्टिंग अलोंग, एंड एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, अलग अलग लाइन है। मतलब देखो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लगा इधर एफ बी और इधर लगा एफ ए, बराबर होते एफ ए एफ बी, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, इस केस में एफ नेट जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई इक्वल और अपोजिट है और सेम लाइन है ना, एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, इसलिए ये केस में ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं जो केस ले रहा हूं यहाँ पर, एफ ए तो इधर से लग रहा है, एफ बी थोड़ा ऊपर बी वाले पॉइंट से लग रहा है, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो ये क्या करेगा, एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक टॉर्क जनरेट करेगा। सो एफ ए एंड एफ बी विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। ठीक है, एफ ए एंड एफ बी विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। कौन सा कपल, जोड़े वाला कपल, जोड़ा बन गया है यहाँ पर, एफ ए एफ बी का जोड़ा बन गया है, हाँ जी वही वाला। तो ये क्या हुआ,
ये एक कपल बन गया और इसकी वजह से एक टॉर्क आएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना फोर्स लगा उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा टॉर्क आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा? तो यहाँ पर फोर्स हमारा QE है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब FA और FB जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस मैं बात कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस की, जिसको अगर डायग्राम में देखेंगे तो AC से डिनोट किया गया है। हमने यहीं पे बना दिया उसको AC। दिस इज माय C। कैन यू see it in the diagram? AC, this line. Yes, this is the perpendicular distance between these two forces, FA and FB. Okay. ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर? ये तो हमें पता ही नहीं है। AC पता नहीं है, लेकिन पता किया जा सकता है। कैसे? हमें पता है ये एंगल इधर थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच एक एंगल था थीटा। यहाँ डायग्राम पे भी देख सकते हो, दिस वन। अगर ये थीटा है तो क्या मैं ये जो ऊपर बन रहा है बी के पास देखो, एक एंगल बन रहा है, इधर डायग्राम पे बनाओ तो हेयर दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दोनों सेम ही है। जेड बन रहा है ना, ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पैरेलल हैं सारी, ठीक है, ये एंगल भी थीटा हो गया। अब इस ट्राइंगल को देखो, ए बी सी, लुक एट दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ए बी हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये एंगल तो 90 हो गया यहाँ पर, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ए बी हाइपोटेन्यूज है और वो मुझे पता है 2a है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद करो, क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली कैटेगरी है? ये थीटा है, तो क्या मैं इसको, ये जो बी सी लाइन है, क्या मैं इस बी सी को 2a साइन थीटा लिख सकता हूँ? सॉरी, 2a कॉस थीटा लिख सकता हूँ? थीटा वाली साइड है ना, थीटा वाली साइड तो कॉस कंपोनेंट बनता है, तो ये बन जाएगा मेरा 2a कॉस थीटा। और ये जो नीचे वाली लाइन है ए सी, ये बन जाएगा 2a साइन थीटा। अगर तुम्हें ऐसे समझना है तो कॉस थीटा लगा लो। ट्राइंगल एबीसी में कॉस थीटा बताओ क्या होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन 2a, BC बेस हाइपोटेन्यूज AB जो कि 2a के बराबर है, तो यहां से भी मुझे मिलता है BC इज इक्वल्स टू 2a कॉस थीटा। और ऐसे ही अगर साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा भी आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन 2a, तो यहाँ से मुझे मिलता है AC इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। तो बस AC ही तो चाहिए था, यही तो डिस्टेंस चाहिए जो 2a साइन थीटा आ रही है। तो मुझे टॉर्क निकालना था और मैंने टॉर्क के लिए फॉर्मूला लिखा है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मेरे पास है QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2a साइन थीटा, तो ये बन गया मेरा टॉर्क का फॉर्मूला QE इंटू 2a साइन थीटा। ये फॉर्मूला ठीक है। अब मुझे एक चीज और पता है, बट वेक्टर P भी तो होता है एक, वो होता है चार्ज इंटू 2a। कैन आई राइट देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू Q और 2a का तो बन गया P, तो ये बन गया PE साइन थीटा। दिस इज माय फॉर्मूला। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आई कैन राइट टॉ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, याद रखना इसको, P क्रॉस E। इज दिस क्लियर? तो छोटा सा फॉर्मूला P क्रॉस E, ये यहाँ पर भी हो जाता पर मैंने इसको नए पेज पे कर दिया। ABC टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना, मैं यही कर देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। एक बार क्विक रिमाइंडर, फोर्स मेरे पास है QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे पास 2a साइन थीटा, दोनों FA और FB के बीच का AC लिया है मैंने, कॉस वाला मत लेके बैठ जाना। टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और PE साइन थीटा को मैं P क्रॉस E लिख सकता हूँ क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ही साइन आता है। ठीक है सर, ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन। इतना सही डेरिवेशन है 4 स्टेप का, छोटा सा, बाकी सभी मोस्टली डायग्राम पे ही हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किधर होगी? टॉर्क लग तो रहा है, और इस डायग्राम को देखो तो ये डाइपोल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है। यहाँ देखो एरो भी मार्क करा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है। कैन यू सी दिस? कब तक?
जब तक ये थीटा 0 डिग्री ना हो जाए। थीटा जैसे ही 0 होगा ये डाइपोल अलाइन कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तब ये रुक जाएगा, परमानेंट नहीं घूमेगा हमेशा, ठीक है, तो रुक जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास P क्रॉस ई इज टॉर्क। रोटेशन हो गया ना, रोटेशन किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से होता है, तो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस ई आ गया इसकी डायरेक्शन। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ये मैंने डायग्राम लगा रखा है, डायरेक्शन विल बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको पाम रूल से भी निकाल सकते हो। तुम्हें क्या करना है, अगर कोई वेक्टर होता है, वेक्टर C इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को, दिस इज योर राइट हैंड, राइट, लेफ्ट मत ले लेना, राइट हैंड लिया, जिधर वेक्टर A है उधर फर्स्ट फिंगर करो, जिधर वेक्टर B है उधर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो। ठीक है, ये तो मिडिल फिंगर किया हुआ है, मिडिल फिंगर से भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा ए से ए से बी की तरफ को कर्ल करना है तुम्हें, बी की तरफ, जैसे तुमने ये थर्ड और फोर्थ फिंगर को कर्ल किया, ऐसे ही ए और बी दोनों को कर लो, कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा वो देगा डायरेक्शन वेक्टर सी का। अब इस केस में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखो, तो तुम्हें क्या करना है, अपने राइट हैंड को पी की डायरेक्शन में रखना है। किसकी डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन में। तो ये हमने अपना हैंड रख दिया पी की डायरेक्शन में, और पी से ई की तरफ को फिंगर्स को कर्ल करना है, इधर अंदर की तरफ बेंड करनी है अपनी फिंगर्स, पी से ई की तरफ। तो जो थंब होगा वो थंब देगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इस पर्टिकुलर केस में स्क्रीन से बाहर की तरफ को आ रहा है, तुम्हारी तरफ को आएगा थंब जो आएगा, क्योंकि वेक्टर पी की तरफ तुमने राइट हैंड कर लिया, और फिंगर को कर्ल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, पी से ई की तरफ कर्ल करो। पी क्रॉस ई का मतलब है पी से ई की तरफ को कर्ल करना है, तो थंब ऑब्वियसली तुम्हारी तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। तो मतलब वेक्टर पी था तुम्हारा, तो कुछ इधर को जा रहा था वेक्टर पी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी तुम्हारी इधर, तो तुमने कर्ल करना है इस तरफ को। कितना कर्ल करना है, यहाँ तो खैर थीटा एंगल होगा तुम्हारे पास, लेकिन इन जनरल तुम्हें फिंगर्स को कर्ल करना है जब सिर्फ डायरेक्शन देख रहे हो। तो टॉर्क विल बी, यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो आउट ऑफ स्क्रीन, आउट ऑफ स्क्रीन आएगा। और इसका अपोजिट होता है कि भाई डाइपोल तो इधर ही था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ को आ रही होती, डाइपोल तो इधर ही था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दी, तो क्या होगा, अब पी की तरफ हाथ करो राइट हैंड, और फिंगर्स को नीचे की तरफ कर्ल करो। अगर तुम नीचे की तरफ कर्ल करोगे, विल फाइंड जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ जा रहा है, टॉर्क यहाँ पर जो आएगा, टॉर्क वो आएगा इनटू द स्क्रीन, तुम्हारे से दूर की तरफ जाएगा, स्क्रीन के अंदर घुस जाएगा, तुम्हारे मोबाइल या लैपटॉप जो भी उसके अंदर घुस जाएगा। टॉर्क इज इनटू द स्क्रीन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी आनी चाहिए। आगे क्वेश्चंस करेंगे हम जहां डायरेक्शंस देखेंगे। आई होप दिस concept is clear. Electric dipole in uniform 2D electric field. इसी में इसी टॉपिक का पार्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दो टाइप के इक्विलिब्रियम है। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स और टॉर्क इक्वल टू जीरो हो जाए, या तो फोर्स जीरो हो जाए, टॉर्क मतलब ये दोनों ही जीरो हो जाए, इस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स तो होगा, टॉर्क भी हो सकता है, पर नेट विल बी जीरो। अब ये कब हो सकता है, जब जीरो हो जाए। तो इसके लिए दो कंडीशन है हमारे पास। ये हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस से क्रिएट कर रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा एक डाइपोल है, जो डाइपोल ये रहा, ठीक है, इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ को था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, और यहाँ पर कुछ एंगल थीटा बन रहा है पी और ई के बीच में। अब देखो, अगर जो ये पी जो है यहाँ पर इस केस में जो मैंने अभी ड्रॉ किया, एक टॉर्क लगेगा, इस पे घूम जाएगा, तो घूम के ये आ गया कुछ, ये डॉटेड से बनाया मैंने ये रेड कलर से। अब ये माइनस क्यू यहाँ है और प्लस क्यू यहाँ है, ऊपर प्लस क्यू नीचे माइनस क्यू। अब थीटा बताओ कितना है फॉर रेड कलर वाला डाइपोल, व्हाट इज द थीटा, थीटा जीरो। तो थीटा अगर जीरो हो जाए तो टॉर्क हो जाएगा पी ई साइन जीरो, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है।
फोर्स हो जाएगा, देखो फोर्स ऑन ए वाला, ये रहा ए वाला है, एफ ए इज माइनस क्यू ई, एफ बी इज प्लस क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो नेट एफ इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, दोनों को ऐड कर दोगे और सेम लाइन पे एक्ट कर रहा है, तो टॉर्क भी जीरो हो गया, फोर्स भी जीरो हो गया। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो थीटा जीरो रहना चाहिए, थीटा इज जीरो, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। पर ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये कैसे पता चलेगा? अब पहले तो ये पता करो कि स्टेबल अनस्टेबल होता क्या है। तो स्टेबल में हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी है जिसका इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं, बॉडी रीगेन ओरिजिनल ओरिएंटेशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली, तो स्टेबल में तो ओरिजिनल पे वापस आएगा। जैसे ये जो रेड वाला डाइपोल है जो मैंने डॉटेड से बनाया, अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करता हूँ राइट या लेफ्ट, तो ये क्या करेगा, वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश करेगा। करके देखो, देखो नीचे मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर मेरा नेगेटिव चार्ज है, तभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर मैं हल्का सा डिस्प्लेस करता हूँ इस रेड वाले डॉटेड लाइन को, तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट है, नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट है, तो वापस हमें आपको अलाइन कर लेगा। इसीलिए मैं इसको, अगर थीटा जीरो है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिनोट करेगा, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट वाली साइड पे लिखा पहले से। लेकिन एक और कंडीशन है, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए, इसको कौन से अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लेट से ये है, मान लो दिखेगा पर्पल, पर्पल दिखेगा, चलो थोड़ा ध्यान से देखना। मैं एक और कंडीशन ले रहा हूं, अगर इस डाइपोल को उल्टा घुमा दूं, एक केस लेता हूं जहां पर कि मैंने इस डाइपोल को इधर नीचे की तरफ को कर दिया, दिख नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा, या दोबारा बनाता हूँ, येलो से ही बना रहा हूँ, दूसरा दूसरा डाइपोल, अगर माइनस क्यू ऊपर है, प्लस क्यू नीचे है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, मेरा डाइपोल नीचे की तरफ, वेक्टर पी नीचे डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री थीटा बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। टॉ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, या पी ई साइन 180, साइन 180 भी तो जीरो होता है, इक्वल टू जीरो। फोर्स निकालोगे तो फोर्स भी जीरो आएगा, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ए इक्वल्स टू क्यू ई एंड एफ बी इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, नेट फोर्स जीरो आ गया, तो नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, तो फिर इक्विलिब्रियम तो है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया, ये डॉटेड लाइन बनाई मैंने इसको भी रेड से ही बना देता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, तो ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर और इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको घुमा देगा, रोल कर देगा इधर की तरफ को, कि जाओ भाई यहाँ पहुंचो, और ये इधर आ जाएगा नीचे, तो ये पूरा एक 180 डिग्री का टर्न मार देगा अगर हल्का सा भी डिस्प्लेस कर दिया। अभी तो ये बिल्कुल ओरिएंटेशन में है, फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, इसलिए इक्विलिब्रियम है, लेकिन हल्का सा भी डिस्प्लेस कर दिया तो बॉडी डू नॉट रीगेन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 100 बात की एक बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अनस्टेबल के लिए नोट में लिख दो, अनस्टेबल के लिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी वेक्टर, ये है थीटा। दिस इज द सम ऑफ दिस स्टोरी। लेट्स मूव अहेड, ये भी ओवर, समझ आया? आया। अब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, अगर मैं इसी को, अपने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो क्या होगा? मैं 3 केस लेता हूं। खैर, केस ए तो पुराना ही केस है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ई इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो फोर्स ऑन माइनस क्यू, फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म है तो माइनस क्यू पे जितना चार्ज है उतना ही प्लस क्यू पे होगा, माइनस क्यू पे चार्ज है माइनस क्यू ई,
इधर प्लस क्यू पे चार्ज है, प्लस क्यू ही, दोनों को ऐड कर दिया, जीरो आ गया, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। केस बी लेता हूं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ई इज नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, मतलब माइनस क्यू पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू पर कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे ए पॉइंट, इसे बी पॉइंट। डाइपोल की डायरेक्शन ए से बी की तरफ, माइनस से प्लस। अब ये जो मैं केस ले रहा हूं, इसमें लेट से ई इज डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग लेता हूं, इंक्रीजिंग अलोंग पी, अलोंग पी। पी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करे। कैसा हो सकता है ऐसा? मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो जितना दूर जाएंगे उतना फील्ड कम होता जाएगा। तो इधर से उधर जाऊंगा तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ए से बी की तरफ जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव चार्ज के पास जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, माइनस क्यू पे जो फोर्स लगने वाला है वो लेस है, प्लस पे जो लगने वाला है वो ज्यादा है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, यहां पे लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, देयरफॉर फोर्स ऑन बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन ए। तो बॉडी पे एक नेट फोर्स लगेगा टुवर्ड्स बी, लगेगा या नहीं? तो ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने वाली है उधर मेरा डाइपोल मूव करने लग जाएगा। आए क्या समझ? और इसी में एक और केस लेता हूं, केस सी कह लो इसको। केस सी में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म ही ले रहा हूं, लेकिन इस बार उल्टा करके देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, लेट से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है पी की डायरेक्शन में। देखो, अब पॉजिटिव चार्ज इधर रख लेता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज से जितना पास रहोगे उतना स्ट्रांग रहेगा फील्ड, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे फील्ड कम होता रहेगा। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ऊपर वाले केस में उल्टा था, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी ए से, इस बार बी पर कम हो गई है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, पास में ज्यादा, ए पे ज्यादा, बी पे कम, बी पे कम। तो फोर्स एट बी विल ऑलवेज बी लेस देन फोर्स ऑन ए, लेस फोर्स ऑन प्लस क्यू। फोर्स प्लस क्यू पे कम है, ए पे ज्यादा है, माइनस क्यू पे ज्यादा है, तो बॉडी माइनस क्यू की तरफ, या डाइपोल मेरा माइनस क्यू की तरफ मूव करने लग जाएगा। समझ आया कैसे निकाल रहे हैं? एफ ऑन ए या माइनस क्यू इज ग्रेटर देन एफ ऑन माइनस बी। तो मैं ये याद, मतलब समझना है इसको, ऐसे रटने का कोशिश करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें वो कंसेप्ट याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होती है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे को जाती है, तो मैंने क्रिएट कर दिया ना उधर, कि हमने मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, किस तरफ रहा होगा, जिधर की तरफ डायरेक्शन है उस तरफ से कर लिया, और क्या, एडजस्ट कर लो उसको, सिंपल है वो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, हम यूनिफॉर्म की बात करें, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये देखना है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। डाइपोल कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच में कितना एंगल है, उस वो एंगल डिटरमाइन करेगा पोटेंशियल एनर्जी को। तो पहले भी हमने जब पोटेंशियल एनर्जी निकाली, याद करो 11th में ग्रेविटेशनल चैप्टर में हमने बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, और अब हम फिर से निकाल रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डाई जो है वर्क निकालने की कोशिश करते हैं, कि लेट्स से कि मैं एक डाइपोल कंसीडर करता हूँ, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसको थोड़ा सा घुमाना है, हल्का सा रोटेशन करना है, तो हाउ मच वर्क विल बी डन to rotate it, that work will give me the potential energy of this dipole। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, ये बहुत बार पढ़ा है। तो अभी क्या करता हूं, वर्क निकालने की कोशिश करता हूं, तो यही डाइपोल है मेरा, और इस डाइपोल को मैंने हल्का सा घुमाया, ये इधर पहुंचा दिया, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये मैंने इसको स्मॉल रोटेशन किया डी थीटा का,
ठीक है, डी थीटा रोटा है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड के वही डायरेक्शन ऐसे ले लेता हूँ, ये ब्लू लाइन से, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अपने डाइपोल को थोड़ा सा डी थीटा घुमाया। कितना काम करना पड़ेगा? स्मॉल वर्क डन टू रोटेट डाइपोल बाय एंगल थीटा। थीटा एंगल से रोटेट करना है। कैन आई राइट डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय डी डब्ल्यू। वर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फोर्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है टॉर्क, तो रोटेशन भी तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एंगुलर आएगा। डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी थीटा। टॉर्क अभी अभी निकाला, कितना था? पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो P की वैल्यू आ गई पी ई साइन थीटा, जो मैं अभी अभी निकाल के आया हूं। अच्छा, P तो कांस्टेंट है, डाइपोल तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि P की वैल्यू चार्ज इंटू 2a होती है, तो ना Q चेंज हुआ ना 2a चेंज हुआ, तो P इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म ले ली, तो इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो फॉर कंप्लीट वर्क डन, अभी तो पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो स्मॉल वर्क डन निकाला। फॉर कंप्लीट वर्क डन मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। अब मान लो तुमने इसे पूरा ही घुमा दिया और ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये तुम यहाँ लेके आ गए इसको कुछ ये वाली डायरेक्शन पे। ये तुम्हारा माइनस क्यू यहाँ पर, ये तुम्हारा प्लस क्यू यहाँ पर। एंड लेट्स से दिस इज द फाइनल एंगल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल अब बन रहा है वो बन रहा है थीटा। कहाँ बनाया जाए? यहाँ पे बना लो। दिस एंगल इज थीटा टू फाइनल एंगल। और इनिशियली जो एंगल था, ये वाला एंगल, ये रेड वाला इनिशियल था, ये थीटा 1। ठीक है, तो मैंने देखो कंफ्यूज मत होना, रेड है इनिशियल वाला डाइपोल और ग्रीन है फाइनल वाला डाइपोल। इनिशियली जो एंगल था वो था थीटा 1, फाइनली जो एंगल हो गया वो हो गया थीटा 2। ये जो येलो से बनाया ये है डी थीटा, छोटा सा एंगल। तो कंप्लीट वर्क डन जब निकालना होगा तो मैं इस पूरे को इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा, जिसमें पी और ई तो बाहर आ जाएंगे, सिर्फ साइन थीटा इंटीग्रेट होगा। कहां से कहां? इनिशियल से लेकर फाइनल तक। और ये एंगल किस किस के बीच में है? वेक्टर पी एंड वेक्टर ई के बीच के एंगल्स की बात चल रही है। ठीक है, तो थीटा 1 से थीटा 2, तो ये हो गया कंप्लीट वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। पी और ई तो बाहर थे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, मुझे तो कॉस थीटा याद आ रहा है, माइनस कॉस थीटा बच्चों। अब डी थीटा तो हट जाएगा, यहां आएगा लिमिट्स थीटा 1 से थीटा 2। लिमिट्स लगा दो, थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट्स लगा दी, तो मुझे मिलता है माइनस या पीई, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एंड दिस विल बिकम, एक और माइनस आएगा ना, मतलब दो माइनस आएंगे, एक तो लिमिट का और एक इसका अपना। कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी को अगर सॉल्व कर दो तो इट विल बिकम cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, या फिर एक माइनस बाहर भी ले सकते हैं। तो मेरा कंप्लीट वर्क डन जो आया, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पीई cos थीटा 2, यानी फाइनल एंगल, माइनस ये 36 पेज का नंबर है, माइनस cos थीटा 1। ये फॉर्मूले में नहीं है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 2 फाइनल एंगल है, थीटा 1 इनिशियल एंगल था, इसको ध्यान रखना। इज दिस क्लियर? So this is the derivation for potential energy of the dipole in uniform electric field. आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा इसके स्पेशल केस भी देखने हैं। When dipole is initially aligned, initially जो सबसे पहला है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड implies थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है। हमारा डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले सेम डायरेक्शन में थे, तुमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा? तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा पीई कॉस थीटा, फिर तो थीटा डिग्री रोटेट किया तुमने, जीरो से स्टार्ट किया, माइनस
cos 0 एंड cos 0 होता है 1, तो u हो गया तुम्हारे पास माइनस पी ई cos थीटा माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। कब? जब तुम्हारा डाइपोल P और तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में थी और तुमने अपने डाइपोल को कुछ थीटा डिग्री से घुमा दिया। दिस इज योर डाइपोल विच हैज बीन रोटेटेड बाय थीटा डिग्री। तो इनिशियल थीटा 1 0 हो गया और फाइनल तुम्हारा थीटा थीटा हो गया। सेकंड केस लेता हूं। व्हेन डाइपोल इज एट 90 डिग्री इनिशियली, मतलब तुम्हारी डाइपोल ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ये रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री बन गया इनिशियल एंगल, और तुमने इसको फिर कुछ घुमाया थीटा 2 तक, तो यू हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस पीई कॉस थीटा 2, जो भी एंगल बनेगा, माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 1 मत कर देना, माइनस पीई कॉस थीटा 2। दिस इज माय केस नंबर 2। खैर इसमें कुछ अलग नहीं है, तुम्हारा जो पिछला डेरिवेशन है वही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बस कंडीशंस लगाते जाते हैं, स्पेशल केस लगाते जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, काफी देर का लेक्चर हो गया है, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड इट फास्ट। डाइपोल मोमेंट P, तो सबसे पहले गिवन लिख लो बच्चों। गिवन क्या क्या है? डाइपोल मोमेंट गिवन है, मतलब P इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 कूलम मीटर, अलाइंग एट थीटा डिग्री 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड। ई भी तुम्हें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये 5 इंटू समझ लो 5 इंटू 10 रेस्ट पावर 4, दिस इज 5 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 न्यूटन पर कूलम। टॉर्क बताना है। ये रहा तुम्हारा P, ये रहा तुम्हारा E, और दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल। सिंपल क्वेश्चन, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। फटाफट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 बाय 20 हो गए, इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 5 इंटू साइन 30 इज हाफ, दैट इज 10, और 10 को माइनस 5 से सॉल्व करोगे तो इट इज माइनस 4 न्यूटन मीटर। दिस इज माय टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट टू मेक यू ऑल अवेयर ऑफ द फॉर्मूला। इतना इजी आता नहीं है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, डाइपोल हैज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज q p e c, डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा डाइपोल भी है, तो दिस केस इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्या कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया अभी, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अरे भूल गए, अभी यहाँ पढ़ा है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देख रहे हो, थीटा इक्वल टू 0 है तो फोर्स एफ नेट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहीं से मैंने कर दिया, एफ नेट 0 आ गया, तो फोर्स 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा तो कॉस 0 है, so this is minus PE, so minus P, see cos 0 is the maximum value of this, है नहीं है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, पर ये नेगेटिव में माइनस पी, तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, so at theta equal to 0 potential energy is minimum, so my option C is correct। ये cos थीटा की देखो कुछ भी वैल्यू आएगी तो ये मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है ना। So this is my minimum potential energy at this theta equal to 0. So my answer is C option. Come to question number 3. Potential energy maximum कब होगी? He is asking about maximum potential energy. तो U का फॉर्मूला था माइनस पी ई cos थीटा,
ठीक है। अच्छा, अगर थीटा को मैं -1 कर दूं, थीटा मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर हो जाए, थीटा 180 डिग्री, कॉस थीटा हो गया -1, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, तो यू इक्वल टू हो जाएगा प्लस पी ई, एंड दैट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू। पॉजिटिव है, बड़ा है, तो दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, and in this is question number I think 3, right? 3 or 4? 4. This is my question number 4. यहाँ पर ये पूछ रहा है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को, तो मिनिमम कब होगी? U का फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर यहाँ अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा तो ये 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है कब? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, तो U हो जाएगा सिर्फ माइनस पी ई, एंड दिस इज द मिनिमम, यू कैन से, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो मैं कहता हूं 0 डिग्री पर मिनिमम एनर्जी होगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज lying along uniform electric field E, work done rotating the angle by 90 degree. Now U is equals to minus PE cos theta 2 final angle minus cos theta 1, फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आएगा मजा। PE cos theta 2 final angle is 90 degree, that means cos 90, and initially it is along लिखा है, along मतलब 0 डिग्री है इनिशियल एंगल, cos 0, cos 90 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, -1, तो U is equals to came out to be PE only, यस नो, ये हो गया माइनस PE, cos 90 हो गया 0, cos 0 हो गया 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा PE, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इज शोन, व्हिच इज द करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो देखो अगेन मुझे फोर्स से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो देखो मेरी आदत है, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ये सोचता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कैसे जाएगी, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर जरूर कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, या यहाँ पर हो सकता है कुछ नेगेटिव रखा हो, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। एंड यू कैन सी ये एक नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इधर ये थोड़ा पास को है, उधर थोड़ा ज्यादा दूर दूर जाते जा रहा है ना, तो हो सकता है इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, तो इधर पॉजिटिव चार्ज रखा है और इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है। कैन आई से फॉर दिस फोर्स एट माइनस क्यू विल बी ग्रेटर देन फोर्स एट प्लस क्यू? क्यों बोला ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट माइनस क्यू इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस क्यू, तो बॉडी विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, तो एफ नेट किधर आया? एफ नेट आ रहा है इन डायरेक्शन ऑफ, इसको नाम दो कुछ ए बी, कलर में प्रॉब्लम आ गया, इसको नाम दिया भैया ए, ये हो गया बी नेट, एफ नेट इन डायरेक्शन ऑफ बी टू ए, ये मेरी एफ नेट की डायरेक्शन होगी बी से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, नेट फोर्स की डायरेक्शन है इधर, डाइपोल की डायरेक्शन किधर? इधर, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? डाइपोल में नॉट एक्सपीरियंस, गलत हो गया, एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये भी गलत हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट और ना बी से ए की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हियर, प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स एक्सपीरियंस इज 0, नहीं फोर्स लगेगा, फोर्स यहीं लगेगा, बोथ, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, फोर्स भी लगेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 और टॉर्क ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। एंगल बिटवीन पी एंड ई स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो मैंने बताया था भाई, ये तो याद होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सेम रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो 180 पे अनस्टेबल था, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का तो हमारे पास थीटा इक्वल टू होता 180 डिग्री, बट अभी ये स्टेबल का है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इज करेक्ट। सो ये दिखाई नहीं दे रहा है बहुत अच्छे से, तो इसको हम अगले में कर लेंगे, फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यहाँ ओवर करते हैं, काफ़ी हो गया है, एंड दैट्स फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में हम गॉस थ्योरम को पिक करेंगे, काफ़ी कर लिया हमने, थैंक यू।